हेलो एवरीवन, वेलकम टू एप्टी प्लस एडिटोरियल एनालिसिस। इस वीडियो सेशन में मैं आपके साथ हिंदू और इंडियन एक्सप्रेस का जो इंपॉर्टेंट एडिटोरियल है उसको डिस्कस करूंगा। तो हम लोग समझने की कोशिश करेंगे कि क्या रेलेवेंस है एडिटोरियल का आपके प्रीलिम्स और मेंस एग्जामिनेशन में। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। एंड बिफोर आई बिगिन आई वुड लाइक टू टेल यू दैट वी हैव स्टार्टेड ऑनलाइन क्लासेस फॉर द एनसीईआरटी. So this is a good news for the aspirants who are preparing for civil services. As you know, NCERT is a foundation for civil service examination. So what you can do, I have given the description में मैंने एक लिंक दिया हुआ है, आप वहाँ पे जानकारी ज़्यादा चेक कर सकते हैं. And the best part is that you will be getting a flat discount of 10%. Fine. So do check the link, do check the description. There's a payment link that is also provided. So you can check the details over there, right? Now moving to the today's editorial is today's 17th of April. जो in-depth analysis होगी that would be a blueprint to revive the economy. There will be MCQ question and explanation for the yesterday question जो हमने कल सवाल पूछा है उसका आंसर भी मैं आपको बताऊंगा. And there will be a mains question which would be related to the in-depth analysis. Fine. Now from Hindu we have two important editorial. A case to use JEE mains instead of JEE advanced this year. And will the aviation industry recover from the pandemic? उसके बाद दो important editorial इंडियन एक्सप्रेस से हैं. Ahead of COVID curve and an ad hoc response. So these are the total editorial that I'll be discussing with you. So start करेंगे in-depth analysis के साथ. A blueprint to revive the economy. Basically this is important for your general studies paper 3 and general studies paper 2, right? तो दोनों के लिए ये important है. And I have taken this from the Indian, basically from the Hindu. तो आप समझ सकते हैं कि basically ये जो editorial है वो relevance point of view से इसीलिए है क्योंकि इसमें सारी चीज़ें इकोनॉमी को रिलेटेड बात की गई है. इसको पीछे तमतम ने लिखा है. I'll tell you what are the other details of this editorial. So first thing first कि पूरे एडिटोरियल के बारे में बात किस चीज़ के बारे में बात की गई है. तो पूरे एडिटोरियल ने एक ब्लूप्रिंट बताया है इंडियन इकोनॉमी को किस तरह से रिवाइव किया जाना चाहिए, सारे सेक्टर्स पे कैसे काम करने की ज़रूरत है, राइट. सो वर्ल्ड बैंक के मुताबिक अगर देखें तो इंडिया की अभी तक जो परफॉर्मेंस है लिबरलाइजेशन के बाद 1991 के बाद सबसे वर्स्ट परफॉर्मेंस अभी देखने को मिली है कोरोना वायरस के आउटब्रेक के बाद. एंड इट हैज़ कम्प्लीटली डिस्टर्प्टेड द इकोनॉमी, राइट. और सीवियरली इम्पैक्ट हुआ है इकोनॉमी में. अगर ग्रोथ रेट की बात करें वर्ल्ड बैंक के एस्टिमेट के हिसाब से जो फाइनेंशियल ईयर 2021 है वहाँ पे इंडिया की ग्रोथ रेट है जो सिर्फ 1.1 to 2.8% के आसपास नोटिस की जा रही है, एंटिसिपेट की जा रही है कि इससे ज़्यादा ग्रोथ नहीं होगा इकोनॉमी का. ना कोविड-19 का आउटब्रेक होने के बाद इंडियन इकोनॉमी में जिस तरह से परसिस्टेंस गिरावट देखी गई है, बेसिकली जितने भी फिनेंशियल सेक्टर हैं वो सारे सेक्टर्स वीक हुए हैं. चाहे वो आप MSME की बात कर लो, माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेस, ठीक है, जिसको माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेस भी कहते हैं, या फिर जितने भी कोर सेक्टर्स हैं IIP के, जो कोर सेक्टर्स होते हैं IIP के, उन सारों में गिरावट देखने को मिला है, राइट. और एशियन डेवलपमेंट बैंक के मुताबिक अगर बेसिकली उनका जो एंटिसिपेशन है उसके मुताबिक इंडिया की जो इकोनॉमी ग्रोथ है वो 4% तक करंट फिजिकल में चलेगी, राइट. द स्लीपिंग बाय 4%. तो यहाँ पे -4% का गिरावट ऑलरेडी हमें देखने को मिलेगा. ना लॉकडाउन जैसे जो चीज़ें जो प्रिवेंटिव मेजर्स ली गई हैं वो तो बेसिकली प्रेजेंट कंटेक्स्ट में सही है, बट अगर बात करें यहाँ पे ज़रूरत है बैलेंस करने की जो सेविंग लाइफ्स हैं एंड प्रोटेक्टिंग द लाइवलीहुड. तो इकोनॉमी में जो लोग कंट्रीब्यूट कर रहे हैं, जो डेली वेजेस अर्नर हैं, चाहे वो मैन्युफैक्चरिंग हो, चाहे वो रियल एस्टेट हो, बहुत सारे ऐसे सेक्टर्स हैं जहाँ पे आम जो वर्कर्स हैं उनकी ज़रूरत काफ़ी ज़्यादा होती है. तो यहाँ पे सरकार को बैलेंस बना के चलना होगा ताकि लाइफ को भी सेव कर सके और जो लाइवलीहुड है उसको भी सेव किया जा सके, राइट. सो दिस पॉइंट इज़ इंपॉर्टेंट. Now coming to the second important focus that is there in the editorial. तो एडिटोरियल ने बताया है कि जो पहली चीज़ें हैं फर्स्ट थिंग फर्स्ट उस पर ध्यान देने की ज़रूरत है. तो सबसे पहले अगर बात करें जो डायग्नोस्टिक है, बेसिकली जो इकोनॉमी की जो डायग्नोसिस की गई है, जो इकोनॉमी क्राइसिस है उसको एक्यूरेटली देखने की ज़रूरत है कि एग्जैक्टली हमारे जो फिगर्स हैं वो क्या आ रहे हैं, किस सेक्टर में कितनी गिरावट देखने को मिली है. उसके अलावा जो डिमांड सप्लाई चैलेंजेस हैं उसको कैसे फिल करेगी सरकार अगर लॉकडाउन खुलता है तो. एंड इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट जो मोस्ट वनरेबल लोग हैं उसको वापस से कैसे रीस्टार्ट एक्टिविटीज़ में एनरोल किया जाए, क्योंकि अभी गवर्नमेंट ने रिसेंटली जो नए डायरेक्टिव्स दिए हैं, जो नए गाइडलाइन आए हैं उसमें फार्म सेक्टर को एग्जाम्पशंस दिए गए हैं, राइट. फार्म सेक्टर हैज़ बिन गिवन एग्जाम्पशंस, फार्मर एक्टिविटीज़ के एग्जाम्पशन दिए गए हैं. बट और जो लोग जो सेक्टर से एसोसिएटेड है किसी भी तरह से इंडस्ट्रीज़ में, वो उनको कैसे रीस्टार्ट किया जाए, उनको कैसे रिवाइव किया जाए, राइट. एंड इकोनॉमी क्राइसिस जो है वो डिमांड जो अपनी जो डिमांड और सप्लाई साइड है उसके रिस्पॉन्स को दोनों के साथ तालमेल बिना करके चलना होगा, राइट. सो द सप्लाई साइड एज वेल एज द डिमांड साइड बोथ हैज़ टू बी गिवन अ इक्वल इक्विलिब्रियम इन द टर्म्स ऑफ इकोनॉमिक क्राइसिस.
तो इसके साथ आगे बढ़ेंगे। नाउ अगर बात करें कि किस तरह से फूड जो है वो प्रायोरिटी होनी चाहिए अभी सरकार के लिए, बिकॉज फूड इज समथिंग विच इज़ द मोस्ट अर्जेंटली रिक्वायर्ड बाय एनी इंडिविजुअल। अगर भूख खाना नहीं मिलेगा तो लोग भूख के मारे मर जाएंगे, राइट। तो स्टारवेशन की वजह से काफ़ी लोगों की भी मृत्यु हो सकती है ना। इंडिया हैज़ अ फार सक्सेस इन द बफर स्टॉक रिक्वायरमेंट। अगर बात करें जो हमारे पास जो FCI है, जो फूड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया है, जो सारे फूड ग्रेन को स्टॉक करके रखती है, तो इनका कहना है कि वी ऑलरेडी हैव अ गुड सब्सटैंशियल नंबर ऑफ फूड स्टॉक्स, राइट। पर जो सेंट्रल गवर्नमेंट ने जो अनाउंसमेंट किया, बेसिकली दे हैव अनाउंस्ड, तो वहाँ पे जो लॉकडाउन के बाद देखा ये गया है जो सप्लाई जो राशन शॉप्स हैं वहाँ पे पूरे तरीके से लोगों को राशन नहीं मिल पा रही है, राइट, आफ्टर द अनाउंसमेंट ऑल्सो। तो ये एक बहुत बड़ा बॉटलनेक है, क्योंकि लोगों को रियल टाइम में जो ग्राउंड रियलिटी वो है वो उसको मुहैया हो ही नहीं पा रही है, तो उसके लिए और ज़्यादा प्रॉब्लम है। एंड एट द सेम टाइम लॉकडाउन भी है, तो दे कैन नॉट गो आउट, एक रीजनेबल डिस्टेंस पे ही वो ट्रैवल कर सकते हैं, राइट। एंड गवर्नमेंट मस्ट ऑल्सो यूनिवर्सलाइज द फूड डिस्ट्रीब्यूशन इमीडिएटली। जो फूड डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम है उसको ये देखना होगा कि अगर पुलिस की मदद से या किसी भी चीज़, बेसिकली जो वहाँ पे जो लोग हैं, जो मैनेजमेंट है, जो गवर्नमेंट्स है, वो के साथ जो फूड डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम है उसको दुरुस्त करने की ज़रूरत है, राइट। तो जो भी सेंटर्स है, जो राशन कार्ड सेंटर है या जो PDS डिस्ट्रीब्यूशन सेंटर्स हैं, वहाँ पे स्टॉक्स क्या हैं वो चेक करने की ज़रूरत है। एंड द सेम टाइम जो लोगों को अवेलेबिलिटी मिल पा रही है, लोगों को वहाँ पे राशन कार्ड के थ्रू या किसी चीज़ की परेशानी ना हो, ये सारी चीज़ को देख करके हमें यूनिवर्सल फूड डिस्ट्रीब्यूशन की तरफ आगे बढ़ने की ज़रूरत है। ना अगर बात करें कि इमीडिएट हेल्प जो पुअर है उनके लिए क्या हो सकती है, तो सबसे पहले ज़रूरी है कि उनको जो पैसे के तौर पे इट इज़ लाइक प्रोवाइडिंग द मनी एज वेल एज फूड। सो दोनों चीज़ों का बहुत ही ज़्यादा महत्व है अभी के टाइम में। और जो BPL फैमिलीज़ हैं उनके लिए ऐसा किया जा सकता है कि 5,000 रुपीज़ पर फैमिली उनके बैंक अकाउंट पे दिए जा सकती है, ठीक है। सो दिस शुड बी डन विद इन अ वीक, क्योंकि जो एडिटोरियल लिखा है पीछे तरह ने उनके मुताबिक कि 5,000 रुपये विद इन अ वीक लोगों के अकाउंट में ट्रांसफ़र कर दिया जाना चाहिए, क्योंकि ऑलरेडी जो लॉकडाउन है वो 21 डेज से कंटिन्यू है, और आफ्टर 19 डेज बढ़ने के बाद दिस इज़ नाउ वी आर ऑलमोस्ट क्लोज टू 23rd डेज, राइट। तो देखना होगा कि जो लिस्ट ऑफ हाउस होल्ड हैं, जैसे कि आधार सीडेड जो भी बैंक्स अकाउंट हैं, या फिर जो PMJ मनरेगा के जिनके भी आधार जो भी डेटा हमारे पास है, जो भी बैंक अकाउंट ऑलरेडी रजिस्टर्ड है, उनमें जल्द से जल्द 5 के कम से कम अमाउंट, जो 5,000 रुपीज़ का जो पर फैमिली का जो सरकार कंपनसेटरी अमाउंट दे रही है, वो जल्दी से जल्दी उनके अकाउंट में ट्रांसफ़र कर दिया जाए। नाउ बिसाइड दिस, जो स्टेट की जो अपनी पॉवर्टी लाइन है उसके भी अपनी लिस्ट होते हैं, उन दोनों को भी क्लब करके राज्य सरकार और केंद्र सरकार दोनों मिलकर काम कर सकती है, राइट। एंड टॉकिंग अबाउट द मैक्सिमम कॉस्ट दैट दिस विल इनकर, सो इट विल ओनली कॉस्ट 65,000 करोड़ रुपीज़ टू द एक्सचेकर, राइट। तो अगर कुछ गवर्नमेंट कंट्रीब्यूट करती है, सेंट्रल गवर्नमेंट कंट्रीब्यूट कर रही है, कुछ स्टेट गवर्नमेंट कंट्रीब्यूट कर रही है, अगर दोनों का कंट्रीब्यूशन है तो ये जो अमाउंट आएगा ये 65,000 करोड़ के आसपास का आएगा, राइट। नाउ कमिंग टू द मनरेगा वर्कर, जो मनरेगा के जो डेली वेज वर्कर हैं, जो अर्नर है, उनको एक फ्रेश गाइडलाइन सरकार की तरफ से मिली है कि वो अपने काम को स्टार्ट कर सकते हैं, रिवाइव कर सकते हैं। अभी जो रिसेंट गाइडलाइन आई बेसिकली जो 21 डे लॉकडाउन के बाद जो प्राइम मिनिस्टर ने एड्रेस किया था 14 अप्रैल को, तो उसके बाद जो सेकेंड डे गाइडलाइन आई, दिस इज़ फ्रॉम द 15 मार्च। तो ये सारी चीज़ें को एग्जाम्पशन दी गई है कि फार्मर्स जो हैं वो या जो मनरेगा के जो वर्कर्स हैं वो काम कर सकते हैं। तो यहाँ पे जो डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर्स हैं उनका काफ़ी अहम रोल हो जाता है कि वो फ्रीडम दे, एक्सपैंड करे, जो मनरेगा के अंदर जो काम है उसको और काम दिया जाए। काम तो खोल दिया गया, बट ये ज़रूरी है कि लोगों के पास काम भी होना चाहिए करने के लिए, राइट। एंड इफ़ अगर वर्कर को किसी तरह से अगर काम नहीं मिलता है किसी जगह पे, तो बेसिकली द सजेशन है कि जो 10 डेज़ का जो वेजेस है वो उनको उनके रजिस्टर्ड अकाउंट में दिया जाना चाहिए, राइट। तो 10 डेज़ का जो कंपनसेटरी अमाउंट है, उनका जो बेसिक सैलरी है वो उनको मिल जाना चाहिए घर बैठे, राइट। एंड दिस वुड इंश्योर दैट कि सम लाइवलीहुड सपोर्ट इज़ देयर फ्रॉम द गवर्नमेंट। तो ये सपोर्ट गवर्नमेंट कर सकती है, चाहे वो स्टेट गवर्नमेंट हो चाहे वो सेंट्रल गवर्नमेंट हो। सो दिस इज समथिंग विच हैज़ टू बी डन। नाउ अगर बड़े इकोनॉमिक्स की बात करें, जैसे अमर्त्य सेन है, रघुराम राजन है, अभिजीत बनर्जी है, इनके मुताबिक ये सारी चीज़ों को इम्प्लीमेंट करने की ज़रूरत है जितनी जल्दी हो सके, ऑन अर्जेंट बेसिस। सो दे हैव यूज द वर्ड अर्जेंट, कि अर्जेंट बेसिस पे ये सारी चीज़ों को इम्प्लीमेंट करने की ज़रूरत है, राइट। नाउ अगर प्लानिंग क्या होगी, अगर लॉकडाउन खुलती है इंडिया में, तो उसके बाद चीज़ों को कैसे, बेसिकली सरकार की क्या रोड मैप है। तो जो नई गाइडलाइन आई है उसके मुताबिक कुछ इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ हैं उनको खोला जाएगा विद एक्सेप्शंस में रखे गए हैं जो हॉट स्पॉट्स या जो नॉन हॉट स्पॉट्स एरिया हैं उनके हिसाब से चीज़ों को खोला जाएगा, राइट।
और कंटिन्यूस जो टेस्टिंग है, जो मॉनिटरिंग है, वो भी बहुत ज़रूरी है, दैट इज़ वेरी नेसेसरी। ठीक है, ये इसलिए ज़रूरी है क्योंकि जो हॉटस्पॉट है पता चला वो नॉन हॉटस्पॉट में तब्दील हो रहे हैं और जो नॉन हॉटस्पॉट है वो हॉटस्पॉट में तब्दील हो रहे हैं। तो इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि जो कंटिन्यूस ट्रैकिंग सिस्टम है उसको सरकार बरकरार रखे, राइट। उसके बाद जो छोटे स्मॉल्स हैं, जो इस्टेब्लिशमेंट है, जो कि सेल्फ एम्प्लॉयड है, जो कमर्शियल एक्टिविटीज़ में इन्वॉल्व है, राइट, जैसे बेसिकली अगर मैं बात करूँ बहुत सारे ऐसे शॉप्स हैं, ठीक है, तो वो सारे शॉप्स को भी ओपन करने की ज़रूरत है ताकि जो लोकल इकोनॉमी है, आपके एरिया में बहुत सारे ऐसे शॉप्स होगी जो बंद होगी, लिमिटेड सिर्फ ग्रोसरी फूड्स को जो शॉप्स हैं उनको छोड़ के सारे शॉप्स बंद कर दी गई हैं। तो इस तरह के जो छोटे मोटे शॉप्स हैं उनको खोलने की ज़रूरत है ताकि उनकी जो लोकल इकोनॉमी है वो बरकरार रहे, राइट। And reopening the commercial and agriculture activities, this is what government has also suggested। कुछ commercialized तरीके से भी अगर कुछ ट्रांसपोर्टेशन के थ्रू, मान लो कोई सामान कहीं से नागपुर से जैसे बहुत सारे संतरे इधर आते हैं, या फिर अभी मैंगो का टाइम है, बेसिकली वेस्ट बंगाल, महाराष्ट्र से, ये सारे जगह से जो मैंगोज है वो अलग अलग इंडिया के अलग अलग पार्ट में डिस्ट्रीब्यूट होते हैं। तो इस तरह का जो कमर्शलाइजेशन है उसको भी बढ़ाने की ज़रूरत है, उसको भी आगे करने की ज़रूरत है, राइट। एंड रीओपनिंग ऑफ द ट्रैवल एंड ट्रांसपोर्ट वुड अगेन बी क्रूशियल। ये देखना होगा कि सरकार जो रेलवेज़ है या फिर जो रोड ट्रांसपोर्ट सर्विसेज है उसको किस तरह से करके खोलती है। इसमें बात ये की गई है कि जो स्ट्रैटेजी ये होनी चाहिए कि भाई आप कम नंबर ऑफ पैसेंजर्स को बस में अंदर आने दें। अगर 30 सीट है एक बस के अंदर जो कैपेसिटी है, तो वहाँ पे आप 15 या 20 लोग को ही एक बस के अंदर इनरोल करें और जो बस की फ्रीक्वेंसी है वो बढ़ा दें ताकि जो सोशल डिस्टेंसिंग का जो कॉन्सेप्ट है वो भी बेसिकली लोग इम्प्लीमेंट कर पाएँ, राइट। और जो मैसिव रैपिड ट्रांसपोर्ट सिस्टम है, जो पब्लिक ट्रांसपोर्ट सिस्टम है, उसको ग्रेजुअली धीरे धीरे खोलने की ज़रूरत है नॉन स्टॉप जो नॉन हॉटस्पॉट जो एरिया है वहाँ पे। अगर बात करूँ मेट्रोपॉलिटन में, दिल्ली हो गई, मुंबई है, तो यहाँ पे अभी केसेस काफ़ी ज़्यादा रिपोर्ट किए जा रहे हैं। तो जो पब्लिक ट्रांसपोर्ट है जैसे मेट्रो सर्विसेज हैं, इनको खोलना अभी तो मुझे लगता है कि ये नहीं खोलेंगे। बाकी लेट्स सी आने वाले टाइम में कैसे होती है। अगर जो कर्व है बेसिकली कोरोना इन्फेक्शन का, अगर वो कम हुआ तभी ये सारी चीज़ें खोली जा सकती है। नॉट टॉकिंग अबाउट द फंडिंग एंड रिवाइवल, यहाँ पे जो मैंने आपको बताया स्मॉल मीडियम इंटरप्राइजेज हैं, जो SME सेक्टर्स हैं, उन पे बहुत ज़्यादा काम करने की ज़रूरत है। उनको जो लॉसेस हुई हैं उनको सिग्निफिकेंटली कैसे बैंक से लेंड दिया जाए, उनको कैसे सपोर्ट किया जाए, किस तरह की फंडिंग होनी चाहिए, ये इस एडिटोरियल में बताया गया है कि फंडिंग इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। और गवर्नमेंट जो है वो एक प्रोएक्टिव रोल दिखाए, लोग जो SME सेक्टर्स हैं उनको जो क्रेडिट गारंटीज़ है वो इंसेंटिवाइज करे बैंक के ज़रिए, राइट। क्योंकि बैंक ऐसा नहीं है कि अगर RBI की गाइडलाइन आए, RBI ने इंस्ट्रक्ट भी किया है कि बैंक को कि भाई आप मोटेरियम बेसिस पे लोगों और जो लोन ऑब्लिगेशंस हैं वो दें 3 मंथ्स के लिए। तो इसको बढ़ा करके और आगे 3 मंथ के लिए किया जाता है अगर ज़रूरत पड़े, क्योंकि अगर लोगों के पास पैसे नहीं हैं सो इट वाज नॉट पॉसिबल फॉर देम कि भाई वो EMIs जो है जो भी उन्होंने अपने बिजनेस पर्पस से लिए हुए हैं उसको वो चुका पाएंगे, राइट। एंड एट द सेम टाइम it is very necessary for RBI that it should encourage to make the capital availability for the liberal sector like tourism, manufacturing, ये सारे सेक्टर्स पे भी बहुत ध्यान देने की ज़रूरत है। अगर टूरिज्म की बात करें या फिर मैन्युफैक्चरिंग की बात करें तो इन सब का जो GDP में कंट्रीब्यूशन है वो काफ़ी ज़्यादा है, राइट। एंड गवर्नमेंट मस्ट ऑल्सो डू वॉट एवर दे वॉन्ट टू। अगर एक्सपोर्ट की इंसेंटिवाइजेशन की बात करें, एक्सपोर्ट को प्रमोट करने की ज़रूरत है, राइट। और जो स्ट्रैटेजिक फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व है उसको कैपिटलाइज करके जो एक्सपोर्ट अपॉर्चुनिटी है उसको बढ़ाने की भी ज़रूरत है। साथ के साथ जो फिजिकल स्टिमुलस की बात करूँ, सो here the role of the RBI is become very important because your demand जो supply side है that must be supplemented by the monetary stimulus and this can only be done by the RBI, that is Reserve Bank of India, ठीक है। नाउ अगर आगे देखें जो मॉनेटरी वर्सेस मिथ एंड रियलिटी, जो मनी वर्सेस जो रिथ है, जिस तरह से लोगों के अभी भी मन में चीज़ें हैं कि क्या सरकार के पास इतने पैसे हैं कि जो रिवाइवल पैकेज है उसको इंक्लूड कर सके, उसको कंटेन कर सके, तो द आंसर इज़ यस कि अमाउंट अवेलेबल है सरकार के पास में। और जो एस्टिमेटेड फिजिकल पैकेज बताई गई है सो दैट वुड बी क्लोज टू 5 to 6 लाख करोड़ रुपीज़। अभी गवर्नमेंट ने सिर्फ 1.73 लाख करोड़ रुपीज़ दिए हैं, आपको पता होगा ये न्यूज़ में काफ़ी ज़्यादा रहा है। तो जो रिलीफ पैकेज है 1.73 लाख करोड़ के आसपास दी गई है, बट जो पूरे इकॉनमी में जो रिवाइवल की ज़रूरत पड़ेगी वो 5 to 6 लाख करोड़ रुपीज़ के आसपास की ज़रूरत पड़ सकती है। और अगर सेंटर और स्टेट गवर्नमेंट की जो टोटल एक्सपेंडिचर है, जो बजट की एक्सपेंडिचर की बात करूँ, वो 70 लाख करोड़ रुपीज़ के आसपास है, ठीक है, 2021 में। तो आप देख सकते हो दिस इज अमाउंट विच कैन अगेन बी सस्टेनेबल, दिस अमाउंट इज अवेलेबल। और सिर्फ सेंट्रल गवर्नमेंट की बात करें तो सेंट्रल गवर्नमेंट हैज ऑलरेडी स्पेंडेड 4 लाख करोड़ ऑन देयर कैपेसिटी ऑफ एक्सपेंडिचर इन दिस फिस्कल ईयर।
एंड फाइनल रिजॉर्ट की अगर बात करें, अगर उसके बाद भी जो सॉल्यूशन बचती है, दैट इज टू मोनेटाइज द पार्ट ऑफ द एडिशनल डेफिसिट, और जिसको हम कहते हैं प्रिंटिंग मनी। तो मनी प्रिंटिंग कैन ऑल्सो बी डन। द प्रॉब्लम ये होती है मनी प्रिंटिंग के साथ, अगर आपने इकोनॉमिक्स में बेसिक कॉन्सेप्ट पढ़ा होगा, तो ज़्यादा मनी सप्लाई अगर बढ़े, लिक्विडिटी अगर बहुत ज़्यादा बढ़ती है, मनी प्रिंटिंग बहुत ज़्यादा होती है इकोनॉमी में, तो इन्फ्लेशन बढ़ने के खतरा बढ़ जाता है, राइट। सो दिस इज द पार्ट, तो वहाँ पे बैलेंस करने की ज़रूरत है। उसके अलावा और जो बातें की गई है, तो दिस इज व्हाट हैज़ बीन टोल्ड इन दिस एडिटोरियल, कि भाई जो मनी सप्लाई है, जो मनी प्रिंटिंग है, उसको ध्यान में रख करके आगे बढ़ने की ज़रूरत है, राइट। तो इसी पे एक मेंस का सवाल है। तो मेंस के जो क्वेश्चंस हैं वो है कि व्हाट शुड बी द गवर्नमेंट स्ट्रैटेजी टू रिवाइव द इकोनॉमी पोस्ट पेंडेमिक, डिस्कस। तो आपको इसका आंसर लिख करके हमें देना है पीडीएफ फॉर्मेट में, अपना नाम ज़रूर लिखें। तो जो भी हमें कॉपी रिसीव होगी उसकी प्रॉपर इवैल्यूएशन करके वापस मैं आपको व्हाट्सएप नंबर पे सेंड करूँगा। तो वीडियो में आपको व्हाट्सएप नंबर मिल जाएगी जहाँ पे आप अपने कॉपी को सेंड कर सकते हैं, राइट। तो डिस्क्रिप्शन सेक्शन को ज़रूर चेक कर लें। नाउ कमिंग टू द हिंदू, यहाँ से कुछ इंपॉर्टेंट एडिटोरियल मैं आपके साथ डिस्कस करूँगा। सो द फर्स्ट इज अ केस टू यूज जेई मेन्स इंस्टीट्यूट ऑफ जेई एडवांस दिस ईयर। तो ये बेसिकली जनरल स्टडीज़ पेपर 2, जहाँ इश्यूज रिलेटेड टू मैनेजमेंट ऑफ एजुकेशन के बारे में बात की गई है। तो जो कॉलेज के एडमिशन्स हैं, जितने भी एकेडमिक इंस्टीट्यूशंस थे, उन सभी में एडमिशन का टाइम था। अप्रैल का महीना ऐसा होता है कि जहाँ पे सारे लोगों को एडमिशन्स की बेसिकली इस टाइम पे द एंटायर प्रोसेस ऑफ एडमिशन हैज़ टू बी शेड्यूल्ड। और 12th की जो बोर्ड की एग्जामिनेशन है, दैट हैज़ ऑल्सो बीन नॉट कम्प्लीटेड। कई ऐसे बच्चे हैं जिनकी बोर्ड की एग्जाम कंप्लीट नहीं हो पाई है। कई 10th के भी ऐसे बच्चे हैं हु हैव नॉट कंप्लीटेड देयर ऑल द फाइनल पेपर्स, राइट। तो यहाँ पे जो नेशनल एंट्रेंस एग्जाम है, जैसे जेई मेंस है, आपको पता होगा आईआईटी के लिए 2 फेजेस में एग्जामिनेशन होते हैं। एक तो पहले मेंस होता है, उसके बाद एडवांस होता है, राइट। सो ये सारी ये चीज़ ऑलरेडी पेंडिंग है। बहुत सारे जो नेशनल एलिजिबिलिटी या एंट्रेंस टेस्ट जो नीट होती है, जो मेडिकल एडमिशन्स के लिए यूज़ की जाती है, तो ये सारी चीज़ों पे अभी ये सारी चीज़ें होल्ड पे रख दी गई है। तो यहाँ पे फोकस की गई है जो इंजीनियरिंग इंस्टीट्यूशन है वहाँ के बारे में। इनका कहना है, ये बेसिकली आईआईटी जो ट्रिपल आईटी हैदराबाद के डायरेक्टर हैं, इनका कहना है कि जो जेई एडवांस है उसको ही सिर्फ सोल प्रोसिक्यूट मान करके आईआईटी, देखो बेसिकली होता क्या है कि जेई एडवांस से नंबर से सारी चीज़ें डिसाइड होती है, राइट, कि आपको कौन सा आईआईटी में एडमिशन मिलेगा। आप जब मेंस क्लियर करते हो, वंस यू क्लियर द मेंस, देन द स्टेज इज एडवांस। पहला स्टेज होता है मेंस, और दिस इज द फर्स्ट स्टेज, एंड दूसरा एडवांस होता है, वो है एडवांस का स्टेज होता है, राइट। तो यहाँ इनका कहना है कि जो मेंस के थ्रू ही लोगों को ऑलरेडी कॉलेजेस मिलना चाहिए, राइट। सो इंस्टीट्यूट ऑफ टेकिंग एडवांस, मेंस के ज़रिए ही लोगों को वहाँ पे एडमिशन दिया जाए। इससे बेनिफिट क्या होगा कि 6 से 7 वीक की जो गैप है वो लोगों के स्टूडेंट की बच जाएगी। और उसके बाद एक दूसरी प्रॉब्लम ये है कि जब भी आईआईटी की एडवांस की जो रिज़ल्ट आती है, उसके बाद ही जितने एनआईटीज़ हैं, जितने ट्रिपल आईटीज़ हैं, वो उसके बाद एडमिशन लेती है। तो यहाँ पे इन लोगों के लिए भी एडमिशन रुक जाएगी। फिर जो एकेडमिक सेशन है वो काफ़ी ज़्यादा बड़ा हो जाएगा, जो साइकिल है वो काफ़ी ज़्यादा बड़ा हो जाएगी, राइट। सो ट्रिपल आईटी हैदराबाद में ऑलमोस्ट 50% ऐसे ग्रेजुएट्स हैं जो कि जेई मेंस के बाद ही अपने एडमिशन्स को लेते हैं, राइट। तो इन सारी चीज़ों को ध्यान में रखते हुए स्टूडेंट्स की अगर लॉकडाउन खुलती है 3 मई को, तो 3 मई के बाद किस तरह से एग्ज़ाम कंडक्ट करा सकते हैं, और क्या सरकार सिर्फ बेसिकली जो मेंस है उसके बेसिस पे लोगों को एडमिशन दे सकती है आईआईटी में, ये भी देखना काफ़ी अहम होगा। सो दिस इज अ सजेशन दैट हैज़ बीन प्रोवाइडेड एमिड द फ्यूचर ऑफ द कैंडिडेट, राइट। नाउ आगे यहाँ पे एक आज फ्राइडे होने की वजह से एक बेसिकली आज इंटरव्यू आई हुई है। यहाँ पे बेसिकली बात की गई है कि जो रिवाइवल ऑफ इंडियन इंडस्ट्रीज़ है, जो एविएशन सेक्टर्स हैं, उसको कैसे रिवाइव किया जाएगा पेंडेमिक के बाद। सो दिस इज़ द टाइम दैट वी नीड टू हैव अ प्रोफेशनल एंड नॉट ब्यूरोक्रेट्स हु कैन हैव लैक ऑफ द नॉलेज। तो यहाँ पे एक्सपर्ट ओपिनियन की बात की गई है कि ऐसे लोगों को लाया जाए जो एक्सपर्ट हो उस फील्ड में। तो दिस इज़ द इंटरव्यू वेयर Mohan Ranganathan, he is a pilot and also the aviation expert, and Jitendra Bhargava, so he is also the executive director and aviation expert। तो एक इंटरव्यू है। सो आई थिंक ये जो सेक्टर है एविएशन का, आपके जनरल स्टडीज़ के पेपर 3 में इंफ्रास्ट्रक्चर पॉइंट ऑफ व्यू से ये चीज़ें इंपॉर्टेंट है। तो आप इसमें ये जरूर देख लेना कि कौन कौन से पॉइंट्स आपके यहाँ के लिए रेलेवेंट है, राइट। बिकॉज मेंस में डायरेक्ट सवाल तो इस पर नहीं आएंगे, बट यू शुड बी अवेयर कि अगर बात करें सिर्फ एविएशन इंडस्ट्रीज़ की, तो क्या रिवाइवल किस तरह से आगे कैरी फॉरवर्ड होनी चाहिए। तो ये इंटरव्यू काफ़ी इंपॉर्टेंट है जिसको आप ज़रूर पढ़ सकते हैं, राइट। नाउ कमिंग अबाउट इंडियन एक्सप्रेस, यहाँ से 2 इंपॉर्टेंट एडिटोरियल है। फर्स्ट इज एन एडहॉक रिस्पॉन्स, दिस इज रिटन बाय कपिल सिब्बल, ही इज अ सीनियर कांग्रेस लीडर।
तो इन्होंने बताया है कि बेसिकली जो कोविड-19 की जो रिस्पॉन्स है, जो नेशनल प्लान फॉर मैनेजिंग होना चाहिए कोविड-19 एज अ डिजास्टर को लेकर के, तो किस तरह से कोऑर्डिनेशन होनी चाहिए बिटवीन द स्टेट्स, बिटवीन द डिस्ट्रिक्ट अथॉरिटीज़ एंड द सेंट्रल गवर्नमेंट। तो वो सेंट्रल गवर्नमेंट क्या है कि ओवरऑल डायरेक्टिव देती है वो स्टेट को, स्टेट फर्दर जो डायरेक्टिव है वो देती है डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन को, या फिर ये डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन फिर पंचायत के हिसाब से चीज़ों को कैलकुलेट। तो एक पूरा पिरामिड बना हुआ है जिसके हिसाब से चीज़ें काम करती है। तो इन्होंने बताया कि पार्लियामेंट ने पहले एनडीए में बेसिकली जो डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट है उसको बनाया था टू इंश्योर कि जितने भी नेचुरल कैलामिटीज़ हैं, जो मैन मेड कैलामिटीज़ हैं, कुछ तरह के जो कैलामिटीज़ हैं, उसको ओवरकम किया जा सके। तो उस तरह का कुछ बेसिकली अभी गवर्नमेंट ने इसके थ्रू ही बहुत सारी चीज़ों को इम्प्लीमेंट किया इंडिया में। सेक्शन 184 जो लगाए गए थे, ये सारी चीज़ें वो जो नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट है उसके तहत ही इम्प्लीमेंट की जा रही थी ना। यहाँ पे बात की गई है जो मिनिमम स्टैंडर्ड है, जो रिलीफ शेल्टर्स है, जो फूड्स है, जो ड्रिंकिंग वाटर है, जो मेडिकल कवर्स हैं, ये सारी सैनिटेशन चीज़ों को सबसे पहले ध्यान में रखने की ज़रूरत है और एक प्रॉपर स्ट्रैटेजी, नेशनल प्लानिंग मैनेजमेंट बनाने की ज़रूरत है जहाँ पे एक्सपर्ट्स की ओपिनियन हो, ठीक है, जो हेल्थ के एक्सपर्ट्स हों, जो डॉक्टर्स हों या जो टेक्नोक्रेट्स हों, इकोनॉमिस्ट हो, उन सबको ला करके किस तरह से जो एक रिवाइवल बनना चाहिए उसके बारे में डिस्कशन की गई है। और अगर बात करें बिजनेस की, दिस हैज़ अगेन बीन सीवियरली इम्पैक्टेड, स्पेशली जो हमारा एमएसएमई सेक्टर है, जो मीडियम स्मॉल एंड माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेज है, उस सेक्टर को सबसे ज़्यादा जहाँ पे नुकसान उठाना पड़ा है। उसके बाद जो मिटिगेशन एफर्ट्स हैं दैट अगेन नीड टू बी कोऑर्डिनेटेड बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट, जो केंद्र सरकार है वो एक मिटिगेशन एफर्ट्स लेके आए बोथ फॉर द स्टेट गवर्नमेंट एज वेल एज जितने भी सेक्टर्स हैं उनको लेकर के। ना जो डेमोक्रेसी है कैन नॉट फंक्शन इन द एडहॉक डिसीजन, जो अभी सरकार ने डिसीजन लिया है लॉकडाउन करने के लिए, इससे बहुत ज़्यादा हम कैरी फॉरवर्ड नहीं कर सकते हैं। दिस इज़ नॉट इन सॉल्यूशन बिकॉज जो वैक्सीन बननी है वो भी करीबन उसको भी बनने में 10 महीने लग जाएंगे अभी। तो 10 महीने तक लॉकडाउन कंटिन्यू करना संभव नहीं है। एंड प्रिपेयर्डनेस इज द ओनली पॉसिबल वे वेयर वी कैन हैव अ डायलॉग टेक प्लेस व्हेन सिस्टम पुट इन द प्लेस। तो हाउ वी आर प्रिपेयर्ड, हम किस तरह से कंटेन कर रहे हैं, किस तरह से ट्रैक कर रहे हैं एंड लोगों को किस तरह से ट्रीट कर रहे हैं, ये सारी चीज़ों के साथ आगे बढ़ने की ज़रूरत है। Now coming to the second important editorial that is ahead of the COVID curve, यहाँ पे भी बात की गई है हेल्थ से रिलेटेड। जनरल स्टडीज़ पेपर 2 में ये सारे टॉपिक्स इंपॉर्टेंट हैं कि जो नेशन को केरला की जो एग्जाम्पल है वहाँ से सीखने की ज़रूरत है। ये आर्टिकल टेम थॉमस ने लिखा है, ही इज़ अ फाइनेंस मिनिस्टर ऑफ केरला। तो उन्होंने बताया है कि जो केरला की मॉडल है उन्होंने ऑलमोस्ट फ्लैटन कर दिया है। जो कोविड के जो ग्राफ थे पहले, जो जिस तरह से सर्च देखी गई थी ग्राफ में, अब वो ऑलमोस्ट फ्लैटन हो गई है। तो जो रिकवरी रेट है वो केरला में दैट इज़ 50%, और ऑल इंडिया की बात करें जो रिकवरी रेट वो है सिर्फ 11%, राइट। और अगर मोर्टेलिटी की बात करें तो केरला में जो डेथ है दैट इज़ 0.5%, और इंडिया में ओवरऑल जो एवरेज डेथ है वो 3.4% के आसपास है। तो आप देख सकते हो जो केरला की जो स्ट्रैटेजी रही है, जो केरला मॉडल रहा है, उसको इम्प्लीमेंट करने की जरूरत है। यहाँ पे मैं आपको ये बता दूँ, जो राजस्थान का जो भिलवाड़ा मॉडल है वो भी काफ़ी न्यूज़ में है। वहाँ पे 27 केसेस रिपोर्ट किए गए थे और आज वहाँ पे एक भी केसेस नहीं है। तो ज़रूरी है इस तरह से जो मॉडल्स हैं उनको और भी जगह पे इम्प्लीमेंट किया जाए। नाउ केरला हेल्थ सिस्टम हैज़ रीबर्थ द प्रेजेंट लेफ्ट गवर्नमेंट, ठीक है। उन्होंने बेसिकली किया क्या, जो इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट है, जो ज़रूरत है इक्विपमेंट इन्वेस्टमेंट की, उन्होंने 4000 करोड़ के आसपास केरला इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट फंड बोर्ड से लेकर के जो अपने ओवरऑल इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट करनी थी हेल्थ केयर को लेकर के, वो सारे चीज़ों पे काम किया है। उसके अलावा आरामदम हेल्थ मिशन है जो लॉन्च किया गया था, दैट फोकसेस ऑन द पब्लिक, जो प्राइमरी हेल्थ केयर सेंटर्स है या जो फैमिली हेल्थ केयर सेंटर्स हैं उस पर ध्यान देकर के इन पैसों को लगाया गया। और रीसेंट एक्सपीरियंस बहुत ही सक्सेसफुल रहे हैं। अभी अगर नीपा वायरस की भी अगर केसेस ने, तो ऑलरेडी केरला ने नीपा वायरस का एक एक्सपीरियंस रहा है। तो उन्होंने ये सारी चीज़ों को एक जगह जो एक्सपीरियंसेस है उसको इम्प्लीमेंट करके कोरोना के केसेस में लगाने की कोशिश की, ताकि यहाँ पे उनको बहुत ज़्यादा सक्सेस रेट मिल सके। और इन्होंने बताया कि जो जीएसटी की जो कंपनसेशन है जो 4 मंथ से एरियर पे रखी हुई है सेंट्रल गवर्नमेंट ने, ये भी पे करने की ज़रूरत है ताकि स्टेट्स को कुछ सपोर्ट मिल पाए। और लॉकडाउन इज़ नॉट इनफ, वी नीड टू प्रिपेयर, वी नीड टू डिसेंट्रलाइज, दिस इज़ ओनली द की विच वी कैन कैरी फॉरवर्ड इन द कमिंग डेज, राइट। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट एडिटोरियल यहाँ से जो फोल्डर पॉइंट है वो आप मेंस में डायरेक्ट लिख सकते हैं, राइट। नाउ कमिंग टू द इम्पॉर्टेंट एमसीक्यूज़ की तरफ आगे बढ़ते हैं। उससे पहले मैं आपको कल का जो आंसर है वो बता दूं। तो कल का जो सवाल था उसमें मैंने आपको पूछा था कि जो पीडीएस है, वन राशन वन कार्ड, वो कौन से मिनिस्टर किसके अंदर आती है, राइट। तो अंदर द पीडीएस रिफॉर्म, इसका आंसर सी है। जो एक्सप्लेनेशन है वो यही है कि पीडीएस रिफॉर्म इज एन इंटीग्रेटेड मैनेजमेंट पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम, ठीक है। और ये जो सारी चीज़ें हैं इंप्लीमेंट होती है नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट के थ्रू। तो द करेक्ट आंसर इज सी।
Now टॉकिंग अबाउट द सेकंड क्वेश्चन, इसका भी आंसर सी है, बोथ स्टेटमेंट करेक्ट हैं। जहाँ पे मैंने आपसे MCLR के बारे में पूछा था, तो जो मार्जिनल कॉस्ट ऑफ फंडिंग है दैट इज बेस्ड ऑन द रेफर टू द मिनिमम इंटरेस्ट रेट दैट इज बिलो एंड इट कैन नॉट लेंड एक्सेप्ट द सम केसेस अलाउड बाय द RBI। तो ये पहला स्टेटमेंट है। दूसरा, MCLR की जो मेथोडोलॉजी है वो रिप्लेस करती है बेस रेट सिस्टम दैट वाज इंट्रोड्यूस इन 2010। सो दिस टाइमलाइन इज ऑल्सो इंपॉर्टेंट। नाउ MCLR का जो पूरा एम है इज to improve the transmission policy rate into the lending rate of the bank, right? So explanation आप ज़रूर पढ़ लें ताकि कोई भी दूसरा सवाल अगर MCLR पे आए तो उसको भी आप हैंडल कर सकें। Now आज के सवाल की तरफ आगे बढ़ेंगे। So the first question is from geography। तो आपको बताना है consider the following statement with regards to wind। wind से related कौन कौन से statement correct है? It blow from low pressure to high pressure, this is the first statement, and the second statement is the instrument used to find wind direction is called anemometer, right? सो ये NCERT से सवाल है, जो भी आप लोग बेसिक NCERT पढ़ते हैं वहाँ से ये क्वेश्चन लिया गया है। तो यू हैव टू टेल मी द करेक्ट आंसर A, B, C और D। सो व्हाट यू कैन डू, यू कैन राइट योर आंसर इन द कमेंट सेक्शन एंड लेट अस नो कि कितने लोग पार्टिसिपेट कर रहे हैं। नाउ द सेकंड क्वेश्चन इज फ्रॉम द मॉडर्न हिस्ट्री विथ रेफरेंस टू चार्टर ऑफ 1600 कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। सो इट ग्रांटेड द ईस्ट इंडिया कंपनी एक्सक्लूसिव प्रिविलेज ऑफ ट्रेडिंग ऑफ ईस्ट टू केट ऑफ गुबहो, एक रूट के थ्रू, ये बेसिकली रूट थी जहाँ से इनको अलाउ किया गया था। एंड द गवर्नर ऑफ द कंपनी शुड बी द सोल एडमिनिस्ट्रेटर एज प्रोवाइडेड बाय द चार्टर। तो ये भी आपने पढ़ा होगा, ये बेसिकली आपको NCERT जो क्लास 12th है, जो मॉडर्न इंडिया है, वहाँ पे ये चीज़ें मिल जाएगी। दिस आई हैव टेकन फ्रॉम देयर ओनली। तो विच अमंग द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट? ओनली वन, ओनली टू, बोथ 1 and 2 और नीदर ऑफ देम, राइट? तो आप हमें कमेंट सेक्शन में जा करके इसका आंसर ज़रूर बताएं। So this was the question for the day. Do not forget to like this video, subscribe our Aptplus Academy for Civil Services, जहाँ पे सारे important compilation इस मंथ के आ चुके हैं, आप देख सकते हैं चैनल को सब्सक्राइब करके। और टेलीग्राम चैनल से भी कुछ important PDFs क्विजेज में पार्टिसिपेट कर सकते हैं, जो आपके रियल टाइम एग्जामिनेशन के लिए काफ़ी हेल्पफुल होगा, राइट? एंड आई सिंसियरली थैंक यू फॉर लिसनिंग टू दिस वीडियो एंड कोई भी कंसर्न हो तो ज़रूर बताएं, वी विल बी मोर देन हैप्पी टू असिस्ट यू। फॉर टाइम बिंग I am signing off. Wish you all the best. Stay home, stay safe. Thank you.